जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां धान खरीदी पर अब एक नया बवाल शुरू हो गया। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का सरकार पर निशाना। कहा, किसानों को धान की खेती से रोक रही है सरकार। अधिकारियों के द्वारा गांवों में मुनादी करवाई जा रही है। किसानों को धान की खेती से रोकना गलत, किसानों को हतोत्साहित कर रहे हैं अधिकारी और इस तरह के आदेश सरकार वापस ले। दरअसल ये पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का बयान है, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और किसानों को धान की खेती करने से रोकने का आरोप लगाया। अधिकारियों के द्वारा मुनादी करवाई जा रही है, किसानों को धान की खेती करने से रोका जाना गलत है, ये आरोप लगाया गया है पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू के द्वारा। और वर्तमान सरकार को घेरते हुए धान की खरीदी पर ये आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए। अभी सारे गांव से जानकारी मिल रही है कि कोटवारों के द्वारा मुनादी की जा रही है कि धान की फसल नहीं लेनी है और दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की बोनी न करें। यदि बोनी कोई किया जाता है तो उन किसानों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा। तुगलकी फरमान है कि किसी भी तरह से किसानों को बाध्य किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए। सरकार प्रतिबंध लगा रही है, ये कोई प्रतिबंधित फसल तो है ही नहीं, गांजा अफीम की तरह। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, धान खरीदी जल्दी की जाए, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए, अच्छे दाम पर हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और बाकायदा इसकी निगरानी और मॉनिटरिंग भी हो रही है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, 3 जो जिले के कलेक्टर हैं उनके आदेश उन्होंने सार्वजनिक किए हैं, जिसमें से राजनांदगांव, धमतरी और रायपुर कलेक्टर के आदेश हैं और जिसमें ये लिखा गया है, एक तरह से उनका कहना है कि रबी की जो फसल है उसमें धान जो है वो न ले किसान, इसको लेकर सुनिश्चित किया जाए। दलहन तिलहन की खेती जो है वो की जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसको लेकर पहले भी एक बार सवाल कांग्रेस जो है उठा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने तोरला गाँव में जो मुनादी हो रही है उसका ऑडियो जारी किया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों को हतोत्साहित किया जाए कि वो धान की फसल ना उगाए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान न केवल यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है बल्कि सियासत का भी प्रमुख मुद्दा रहा है। चाहे समर्थन मूल्य की बात कहें चाहे और भी अगर दूसरी तरह से अगर बात करें तो संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। तो धनेंद्र साहू का कहना है कि किसान जो है एक फसल लेने के बाद भी अपनी खेती खाली ना रहे, इसलिए दोबारा फसल लगाते हैं। लेकिन पानी अच्छे से बरसने के बाद, तमाम चीजें जो फेवरेबल होने के बाद भी इस तरह के आदेश जो है वो निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर किसानों को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। बिजली काटने तक की धमकी दी जा रही है कि अगर दोबारा फसल में जो है वो किसान धान उगाते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। तो उनका कहना है कि क्या किसान जो है वो गांजा या अफीम की खेती कर रहे हैं। इस तरह के जो आदेश हैं, बिजली जो खेतों के जो बिजली काटने के आदेश हैं, ये जो है उसी तरीके उस समय निकाले जाते हैं जब इस तरह से प्रतिबंधित जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, वो चीजें उगाई जाती हैं खेतों में। तो जाहिर तौर पर धनेंद्र साहू का ये भी कहना है कि कांग्रेस जो है इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक के उतरेगी और उनका कहना है कि सरकार जो है वो किसानों को धान उगाने से रोकना चाहती है। सरकार खरीदी करने की स्थिति में नहीं है, जो वादे उन्होंने किए कि जितना खरीदी करेंगे उसकी स्थिति में नहीं है, पैसा देने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। अब ये दूसरा तरीका निकाला गया है। जी, स्वाभाविक है। और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे स्थिति क्या रहती है और बयानबाजियां आगे क्या बढ़ती हैं, ये भी देखने का विषय होगा। ममता, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। वक्फ बोर्ड के फरमान पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़क जाना और वक्फ बोर्ड के आदेश पर नाराजगी जताना, बीजेपी को सलाह देना अब विवाद का कारण बनता जा रहा है। जहां इस पर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। उनका यह कहना है कि बीजेपी हमें बताएगी कि दीन क्या है, अब दीन चलाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को लेकर जारी किए थे नए आदेश, जिसमें कि जो 2 पदवी मस्जिद में होती है, जिसमें एक मौलाना होते हैं, इसके अलावा जो अनाउंसमेंट करने के लिए उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, उस पर उनके द्वारा क्या कुछ अनाउंसमेंट की जाएगी, इस पर जो बयान दिया गया था वक्फ बोर्ड के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े किए।
और एक पोस्ट के माध्यम से पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के पोस्ट्स बयानबाजी करते रहते हैं और पहले ओवैसी वक्फ बोर्ड की पैरवी करते थे, अब उनका विरोध कर रहे हैं। जिसमें वहां अशांति फैले। ओवैसी जी का एक और ट्वीट आया था छत्तीसगढ़ के मामले में कुछ दिनों पहले, उसमें भी उन्होंने अशांति फैलाने का प्रयास किया और जब वो मामला कोर्ट में गया तो ओवैसी साहब गलत साबित हुए। यहां पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार को क्या करना है ये ओवैसी जी नहीं बताएंगे। हमारी भाजपा की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री सक्षम है निर्णय लेने में और छत्तीसगढ़ के नागरिकों का हित भी हम जानते हैं। और वक्फ बोर्ड की तो पैरवी करते थे ओवैसी साहब, अब वक्फ बोर्ड के ही चेयरमैन ने कुछ कह दिया तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो पहले और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया न्यूज 18 पर। डॉक्टर सलीम राज, शुक्रवार की नमाज के बाद होती है पत्थरबाजी, मस्जिदों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। ओवैसी को धर्म की आधे अधूरे की जानकारी है, सौहार्द के लिए ऐसा आदेश जारी किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज हमारे बीच मौजूद हैं और एक आदेश, उसके बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। ओवैसी ने भी आपके आदेश को लेकर ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? ओवैसी साहब को इस्लाम भी अच्छे से समझना चाहिए और दीन को भी समझना चाहिए। हमने सिर्फ मुतवल्ली पर बयान दिया है कि मुतवल्ली लोग सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम नहीं करें और मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाए, सिर्फ ये है। मस्जिदों से फतवा जारी नहीं होए, मस्जिदों से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करे और इमाम साहब और मौलाना साहब हदीस और कुरान की रोशनी में चर्चा करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी इमाम साहब और मौलाना साहब को भी ये बात रखना चाहिए कि हमारे नौजवान लोग जो नशे के आदी हो रहे हैं, नशे से कैसे बचे, नौजवान कैसे शिक्षा के लिए कार्य करें। सिर्फ मुतवल्ली लोग ऐसा बयान जारी कर देते जिससे माहौल खराब होता है और माहौल बिगड़ रहा है, उसके कारण हमको ये कार्रवाई करना पड़ा। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और ये जिक्र किया है कि कहीं न कहीं जुम्मे के नमाज के बाद इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं दूसरे प्रदेशों में भी। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कि शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी होता था, उसको विचार करना चाहिए। उसके बाद शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला जाता, उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे तेजस्वी ओजस्वी भाषण देने से समाज का नुकसान हो रहा है। और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ का एक बड़ा अपडेट आया। मारे गए 5 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। नक्सली वनोचा मिछा मुठभेड़ में ढेर किया गया। संतोष किरमाची भी मारा गया। नक्सली मनेश की भी मौत हुई है। नागेश पुनीता भी मुठभेड़ में मारे गए हैं। सभी नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए 5 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है और अब इस पूरी कार्रवाई का एक और पहलू सामने आया, एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 8-8 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे ये, जो सभी मारे गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक बड़ा अपडेट सामने आया। निश्चित रूप से एक बड़ी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी पार्टी वापस आने के बाद और आने वाले दिनों में कुछ जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे और अच्छे से हम आकलन कर सकते हैं कि इस एनकाउंटर से कितना प्रभाव पड़ा। सुरेश नाम से कोई अभी तक है नहीं, संतोष नाम से एक है। हो सकता है कि ये नाम गलत होगा या इनका 2-3 नाम रहते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में और अच्छे से हम इसका तस्दीक। और अब और डिटेल के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। खेमनारायण, अब तो 5 नक्सलियों की पहचान भी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 8-8 लाख रुपए का इनाम था इन पर। जी देखिए, 2 दिनों तक जो है भीषण मुठभेड़ जो है भुजमाड़ के जंगल में चली, उसमें जो है 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। अब उस 5 नक्सलियों की अब जो है शिनाख्ती हो चुकी है। शिनाख्ती की कार्रवाई में उनकी पहचान हो चुकी है, जिसमें जो डीवीसी मेंबर वनोचा मिच्छा शामिल है और इनको
जो बताया जा रहा है कि ये जो है सप्लाई टीम के मेंबर रहे हैं और जो सप्लाई चेन है नक्सलियों का एक बड़ा सप्लाई चेन है और इतने सारे जो सप्लाई चेन के जो मेंबर हैं वो उनका ढेर हो जाना कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ा नुकसान जो है उनको झेलना पड़ेगा। और अब जो है जब पार्टी वहां से निकलकर वापस आएगी, अभी जवानों की जो पार्टी है वो जंगल से बाहर निकल रही है। बाहर निकलने के बाद जो है और भी जो है इसमें विस्तृत जानकारियां जो है निकल कर सामने आएंगी और मुठभेड़ जो है अब पूरी तरीके से वहां पर समाप्त हो गया है। लेकिन इतने अंदर में जो जवान हैं 1400 जवान जो अंदर घुसे थे और 5 नक्सलियों को हालांकि उन्होंने ढेर किया है, काफी घंटों तक जो है उन्होंने नक्सलियों को रोकने का वहां से प्रयास किया, लेकिन जंगल और पहाड़ों की आड़ में छुपकर जो है नक्सली भाग निकले हैं। हालांकि जो नक्सली भागे हैं उनको भी बताया जा रहा है कि उनको भी गोली लगी है, हो सकता है बाद में जो है नक्सली अपना पर्चा जारी करें और किसी नक्सली के मृत होने की अपनी घोषणा भी कर सकते हैं जी पर्चा के द्वारा। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में 256 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी मिल सकती है और बैठक में कई मंत्रियों के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल संभाग के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ी बैठक है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और संभाग के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में ये बैठक होगी, जो कि पहुंच चुके हैं बस्तर और बस्तर विकास प्राधिकरण की। इस बैठक में आगे का एजेंडा तय किया जाएगा और वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके स्वागत और अगवानी करने पहुंचे थे। प्राधिकरण का काम छोटा छोटा 10 लाख के अंदर का काम सैंक्शन होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पहली बार कैबिनेट के लोगों को शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि बस्तर विकास के लिए 100-200 करोड़ का बजट, 30-35 करोड़ का बजट होती थी, हो सकता है उम्मीद करते हैं कि इस समय 100-200 करोड़ का बजट होगी और तीव्र गति से बस्तर का विकास होगा। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, मीटिंग कितने बजे से है, कौन कौन पहुंच गया है, कब तक चर्चा होनी है, क्या कुछ जानकारी अपने पास? देखिए, आज बस्तर के लिए विशेष खास दिन रहा है, क्योंकि इस खास दिन में बस्तर विकास को लेकर गति को बढ़ाने के लिए आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रहे हैं और बैठक अभी से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री, बस्तर के 12 विधायक सहित जो जनप्रतिनिधि वो शामिल है। इस बैठक में खासकर स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा पर फोकस दिया जाएगा। जो काम रुके हैं उन्हें गति प्रदान की जाएगी। साथ ही इस बैठक में ये भी मिल रही है कि एनएमडीसी के जो अधिकारी हैदराबाद से पहुंचे, क्योंकि सीएसआर जो मद होता है वो बड़ा फंड होता है, इस मद का उपयोग बस्तर संभाग में करने की बात की जा रही है। तो स्वाभाविक है अभी 2 से ढाई घंटे की बैठक लगातार चलेगी और बस्तर को लेकर क्या विशेष पैकेज तैयार किया जाएगा इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। 256 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे। साथ ही जो काम रुके हैं उन कामों को बढ़ाने के लिए, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन पर विकास को बढ़ाने के लिए जो बैठक है इस पर खाका तैयार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अब बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, धान खरीदी केंद्र पर हंगामा मचा, जहां खरीदी केंद्र पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला और प्रति एकड़ 9 क्विंटल धान खरीदने का विरोध हुआ। दरअसल देवभोग ब्लॉक के घूमरगुड़ा खरीदी केंद्र पर यह मामला देखने को मिला है, जहां जबरदस्त हंगामा हुआ। खरीदी केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया और प्रति एकड़ 9 क्विंटल धान खरीदे जाने का विरोध किया जा रहा है और उनका यह कहना है कि प्रति एकड़ में 9 क्विंटल धान ही खरीद सकते हैं, जबकि कई किसानों के पास उससे अधिक धान है, तो उनकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक हुई है। अब ऐसे में ये कैसे तय हो कि प्रति एकड़ इतना ही धान खरीदा जाएगा और प्रति एकड़ 9 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं खरीदा जाएगा, इस बात को लेकर विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। और देवभोग ब्लॉक के घुमरगुड़ा खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला। का निर्देश नहीं देगा तब तक घुमरगुड़ा मंडी बंद रहेगा।
और रायपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई और हत्या के आरोपियों ने पीड़ितों पर हमला कर दिया और मारपीट में कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए, जबकि बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि गवाही और धमकी देने को लेकर यह विवाद हुआ था। तेली बांधा के देवरपारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। रायपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट और हत्या के आरोपियों ने पीड़ितों के साथ मारपीट किए, हमला कर दिया उन पर। मारपीट में कई महिलाएं और पुरुष बुजुर्ग घायल हो गए हैं, जिन्हें गवाही और धमकी देने को लेकर विवाद हुआ था। और आपको बता दें कि तेली बांधा के देवपारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कांकेर में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और परिचित शख्स के घर से उसका शव मिला है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते यह हत्या की गई हो सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम को अब साक्ष्य जुटाने में जो समय लग रहा है, उसके बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। चारामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। परिचित युवक के घर पर युवती का शव मिला है। और कोरबा से खबर, जहां सीबीआई की छापेमारी और दो व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और एसईसीएल दीपिका क्षेत्र में छापेमारी की गई। आपको बता दें कि राजेश जायसवाल और श्यामू जायसवाल के ठिकानों पर छापा मारा गया। मुआवजा राशि में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। सीबीआई की छापेमारी में दो व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और एसईसीएल दीपिका क्षेत्र में यह छापेमारी की गई है। राजेश जायसवाल और श्यामू जायसवाल के ठिकानों पर छापा मारा गया। मुआवजा राशि में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। और उमेश मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, सीबीआई की छापेमारी में क्या कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, आज कोरबा में जो है सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची हुई है। दो व्यापारियों के ठिकानों पर ये टीम जो है वो छापेमार की कार्रवाई की है। इसमें दीपिका निवासी जो राजेश जायसवाल है, इसके अलावा जो हरदी बाजार के श्रमिक नेता श्यामू जायसवाल है, उनके यहाँ पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि मुआवजे की राशि में गड़बड़ी की शिकायत ये सीबीआई की टीम को मिली थी, जिसकी जांच करने ये टीम जो है सुबह से पहुंची हुई है। और ये बताया जा रहा है जो श्याम जायसवाल है वो पहले भूपेश बघेल की सरकार में कोयले घोटाले के आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो सीबीआई है वो जांच के दस्तावेज जो है वो सबूत जो है इकट्ठे कर रही है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और सबकी नजरें ये इसी में टिकी हुई है कि आखिर इस छापेमार की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहरहाल इंतजार करना होगा कि इस छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ निकलता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और दुर्ग से अगली खबर, जहां कॉमेडियन यश राठी के बिगड़े बोल, कॉमेडी के दौरान किया गालियों का इस्तेमाल और कॉमेडी देखने के लिए आए लोगों ने अपने कान बंद कर दिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आईआईटी भिलाई के कार्यक्रम में एक जो प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, उनके सामने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस कॉमेडियन के द्वारा किया गया, वो वहां पर अपने स्टाफ के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने कानों में अंगुली डालकर अपने कान ही बंद कर लिए। According to the research, there is a healthier way to, and the healthier way to is to imagine someone. कि तुम अपने दोस्तों को इमेजिन कर लो। तो भाई मेरे को देखो सामने ना मेरी 70 रिजल्यूशन शुरू हो गई थी और मैंने स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि इसको होगी, लेकिन इतनी देर तो नहीं होती है। और अंबिकापुर पंचायत उपाध्यक्ष के घर चोरी, 15 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हुए चोर। 2 लाख रुपए के जेवरात पर भी हाथ साफ किए। शादी में शामिल होने गया था पंचायत उपाध्यक्ष का परिवार। मामला दर्ज कर लिया गया। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर बलौदाबाजार से, जहां
सड़क हादसे में एक पुलिस जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान बाइक से होकर भाटापारा मार्ग से गुजर रहा था और इस दौरान एक राइस मिल के पास सड़क पर खड़ी ट्रक से भिड़ंत हो गई और इस घटना में जवान की मौके पर ही मौत हो गई और जवान जिला कोर्ट में मुर्रिर के पद पर तैनात था। बलरामपुर में एक छात्र का संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे से लटकता शव पाया गया है। बताया यह जा रहा है कि छात्र अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब घर के पास एक अन्य मकान में छात्रा का फंदे से शव लटकता मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। और 20 बड़ी खबरें अब फटाफट अंदाज में।